आज मोदी का एक चैलेंजर खुलकर मैदान में आ गया। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। लोकसभा में केजरीवाल का नंबर 0 है, लेकिन 24 में वो मोदी को हराकर 0 से हीरो बनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने भी आज अपने पापा के सपनों को पूरा करने की बात कही। जेडीयू के ललन सिंह कह रहे हैं कि अभी तो नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट नहीं है, लेकिन बाकी लोग तैयार होंगे तो नीतीश कुमार ही कैंडिडेट होंगे। ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों से बोल नहीं रही, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि पीएम तो यूपी वाला ही होगा। यानी आज यह तय हो गया कि 2024 में एक नहीं 4 मोर्चे होंगे। मोदी विरोधी एक कैंप को राहुल गांधी लीड करेंगे, दूसरे कैंप के नेता अरविंद केजरीवाल होंगे, तीसरे कैंप के नेता नीतीश कुमार होंगे और चौथा कैंप ममता बनर्जी लीड करेंगी। तो क्या मोदी विरोधियों में जबरदस्त फूट पड़ गई है और 24 के लिए एकदम नया रूट खुल गया है? देखिए इस रिपोर्ट में। अठारह राज्य और 50% आबादी। आज हिंदुस्तान के मैप का कलर ऐसा है। 20 महीने के बाद क्या मोदी हिंदुस्तान का कलर इतना बदल देंगे? 24 के चुनाव में क्या 23 राज्य और 65% से अधिक आबादी मोदी के साथ होगी? बीजेपी के इलेक्शन वॉर रूम में जो स्ट्रेटजी बनाई गई है वो अगर सही बैठ गई तो कांग्रेस सिर्फ बिहार और तमिलनाडु में जूनियर पार्टनर बनकर रह जाएगी और बाकी पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है और सबके प्रयास से होती है। हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रहे हैं। जिन्हें देश की परवाह नहीं होती, उन्हें देश का वर्तमान बिगड़े या भविष्य कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या प्रधानमंत्री ने 24 का विनिंग फॉर्मूला ढूंढ लिया है? 24 में मोदी दल के लिए नहीं, देश के लिए वोट मांगेंगे। बिहार में उलटफेर के बाद बीजेपी को अनुमान हो गया है कि 24 में मोदी वर्सेस ऑल होगा। मोदी के विरोधियों में अलायंस हो या ना हो, लेकिन टैक्टिकल अलायंस जरूर होगा जिसमें वोट ट्रांसफर भी होगा। अगर संयुक्त विपक्ष मोदी से लड़ेगा तो 24 की फाइट टफ होगी, इसलिए मोदी ने भी ट्रैक बदला है। अगर आपने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मोदी के भाषण पर गौर किया हो तो प्रधानमंत्री ने वहां धर्म की बात नहीं की, हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, जाति की बात बिल्कुल नहीं की, क्योंकि धर्म और जाति पर जब भी चुनाव होते हैं बीजेपी 32% वोट शेयर वाली पार्टी रह जाती है। नरेंद्र मोदी बीजेपी को 50% वोट शेयर और लोकसभा में 2/3 सीट तक ले जाना चाहते हैं, इसलिए वो 24 का चुनाव देशभक्ति की थीम पर लड़ेंगे। ऐसा माहौल जिसमें न जाति मुद्दा लगे न महंगाई। जब भी ऐसा माहौल बनता है, चुनाव में मोदी को फायदा होता है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं। 24 में प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए वोट मांगेंगे और इस बात से तो विरोधी भी इंकार नहीं करते कि मोदी 24 कैरेट देशभक्त हैं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए
आपके सपनों के लिए मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं। 2014 का चुनाव मोदी ने एंटी इनकम्बेंसी वेव बनाकर जीता था। यूपीए 2 सरकार के घोटालों से त्रस्त जनता ने मोदी पर भरोसा किया। 2019 के चुनाव में मोदी ने गरीब और पिछड़े वोटर पर फोकस किया। पुलवामा के बाद देशभक्ति का ज्वार उठा तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा पीछे छूट गया और मोदी की देशभक्ति सबसे आगे निकल गई। 2024 के चुनाव में एक रंगा नहीं तिरंगा चलेगा। 24 से पहले मोदी 2 काम शुरू कर चुके हैं। पहला, भ्रष्टाचारी को जेल भेजो। दूसरा, परिवारवादी पर चोट करो। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं। ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे कम नहीं होने वाले, ये अभी और बढ़ेंगे। विरोधी चाहे जितना चिल्लाएं, चाहे जितना मार्च निकालें, चाहे जितनी गिरफ्तारियां दें, प्रधानमंत्री का निर्णय अटल है। मोदी किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। गौर से देखेंगे, मोदी का ऐसा कोई विरोधी नहीं मिलेगा जो भ्रष्टाचारी न हो और परिवारवादी भी न हो। मोदी के कुछ विरोधी भ्रष्टाचार के आरोप भी झेल रहे हैं और वो परिवारवादी भी हैं। जो भ्रष्टाचार के आरोप से बचे हैं वो परिवार के झमेले में फंसे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक परिवारवादी साबित नहीं हुए, लेकिन मनीष सिसोदिया के जरिए करप्शन के चार्ज केजरीवाल पर भी चिपक गए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ रुपया क्यों वापस किया? किसके कहने पर किया? क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले किया या अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी कि आकर भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाने अरविंद केजरीवाल जी, जो किंग पिन है भ्रष्टाचार के और अक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी ने किया? और मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। कमाई करो और चुप रहो। मनी। करप्शन के चार्ज के बावजूद केजरीवाल 2024 में सीधे नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने का ख्वाब देख रहे हैं। केजरीवाल की पॉलिटिकल लाइन बिहार में बदलाव के बाद बदली है। जब से नीतीश कुमार पीएम की रेस में आए हैं, केजरीवाल ने भी खुद को फ्रंट में ला दिया है। केजरीवाल के पास दिल्ली और पंजाब की सरकार है। दोनों राज्यों में उनके पास 2/3 विधायक हैं। नीतीश कुमार अपने राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी के नेता हैं। दिल्ली और पंजाब को मिलाकर केजरीवाल के पास 154 विधायक हैं। नीतीश कुमार के पास सिर्फ 45 विधायक हैं। कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। इसलिए केजरीवाल को लगता है कि अगर नीतीश कुमार पीएम की रेस में आ सकते हैं तो वो क्यों नहीं। सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। अब एक ही अपना मकसद है, इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। अब 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को आगे ले जाना है। अरविंद केजरीवाल मोदी से भिड़ना चाहते हैं, मगर मोदी के सामने वो कहां ठहरते हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, केजरीवाल के पास 0 हैं। पंजाब में लोकसभा की 13 सीट हैं, केजरीवाल के पास 0 सीट है। एक तरफ 303 सीट वाले मोदी, दूसरी तरफ 0 सीट वाले केजरीवाल। ये मैच नहीं, मिसमैच है। इस खाई को पाटने के लिए केजरीवाल ने गुजरात को चुना है। इन दिनों केजरीवाल जब भी दिल्ली से बाहर जाते हैं, उनका पड़ाव ज्यादातर गुजरात ही होता है। मनीष सिसोदिया के करप्शन केस में भी केजरीवाल ने गुजरात घुसा दिया।
केजरीवाल की पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इसमें सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप को लेकर आ गए। विपक्ष में अभी केजरीवाल के अलावा ये कोई नहीं कह रहा। सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बीजेपी के अलावा सिर्फ आम आदमी पार्टी प्रभावी तरीके से कर रही है। 2024 की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होगी, क्योंकि लोग पूछते थे मोदी बनाम हु, मोदी वर्सेस हु, मोदी के खिलाफ कौन। तो आपने खुद जवाब दे दिया, आपकी पूरी पार्टी ने जवाब दे दिया कि मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल। 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल। गुजरात में अभी तक केजरीवाल का खाता नहीं खुला है। इस साल मार्च में पूरा जोर लगाने पर भी उत्तराखंड में भी आपका खाता नहीं खुल सका। लेकिन केजरीवाल की पार्टी कहती है कि 24 में मोदी की फाइट तो केजरीवाल से ही होगी। प्रधानमंत्री जी के यहाँ इस बात को कहा जा रहा है कि अब अगर निपटना है तो अरविंद केजरीवाल से निपटो। अब टारगेट नंबर 1 प्रधानमंत्री जी के लिए अरविंद केजरीवाल है। और ये बात आप कहो या ना कहो, भारतीय जनता पार्टी कहे या ना कहे, लोगों के अंदर जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी के दुश्मन नंबर 1, नरेंद्र मोदी जी के टारगेट नंबर 1 अरविंद केजरीवाल है। क्या संयुक्त विपक्ष केजरीवाल को अपना नेता मान लेगा? क्या राहुल गांधी मान जाएंगे? क्या ममता बनर्जी और शरद पवार केजरीवाल के नाम पर राजी हो जाएंगे? क्या केसीआर और स्टालिन केजरीवाल को अपना नेता मंजूर कर लेंगे? हकीकत तो ये है कि केजरीवाल की पार्टी पर लगे घोटाले के आरोपों पर विपक्ष की कोई पार्टी केजरीवाल के साथ सीधे तौर पर खड़ी होने को तैयार नहीं है, क्योंकि केजरीवाल खुद कभी विपक्षी दलों के साथ खड़े नहीं होते। मैं सीबीआई, ईडी, आईटी को लेकर के तो जो बात मैं आपसे हमेशा से कहता रहा, इन संस्थाओं ने अपना चरित्र खो दिया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आम आदमी पार्टी को भी यह तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर जब छापे पड़ते हों तब आप भी बोलना सीखिए। आज तो हम बोल रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पे होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरह से एकांगी सोच से किसी को कुछ नहीं हासिल होगा। किसी भी विपक्ष के दल पे नेता पे अगर हो तो एक दूसरे को बोलना होगा, एक दूसरे की जुबान खोलनी है। क्योंकि एक पैटर्न तो देखा है ना हमने कि फलाने नेता पर छापे पड़े, फलाना नेता या चिलाना बनते हुए शाम को बीजेपी में शामिल हो गया या 2 दिन बाद, फिर उसके बाद कोई चर्चा भी नहीं होती है कि उन मुकदमों का, उन आरोपों का क्या हुआ। तो ये अपने आप में कानून के राज के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। 24 में केजरीवाल 0 से 272 पहुंच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरह नीतीश कुमार 16 नहीं होती है कि उन मुकदमों का, उन आरोपों का क्या हुआ। तो ये अपने आप में कानून के राज के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। 24 में केजरीवाल 0 से 272 पहुंच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरह नीतीश कुमार 16 से 272 हो जाए, ये भी नामुमकिन है। लेकिन दावे हैं, दावों का क्या। 24 के लिए नीतीश ताल ठोक रहे हैं और चाचा को बिहार से आउट करने के लिए भतीजे तेजस्वी भी जोर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार अपने हाथों से बिहार की रिमोट तेजस्वी को दे रहे हैं, मगर लालटेन वाली पार्टी पर लगे दाग जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, नीतीश पर प्रेशर बढ़ रहा है। बिहार में नए कानून मंत्री भगोड़ा निकले, उनके खिलाफ कोर्ट के वारंट हैं। नीतीश कुमार कैबिनेट के 31 में से 23 मंत्री आपराधिक मुकदमों में फंसे हैं, जबकि 17 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2015 में नीतीश कुमार ने जब आरजेडी के साथ महागठबंधन किया था, तब उनका अपर हैंड था। 15 में नीतीश ने आरजेडी के कई दागियों को मंत्री नहीं बनाने का वीटो लगा दिया था। 2022 में नीतीश दब गए, तेजस्वी हावी हो गए और आरजेडी के उन दागियों को भी मंत्री बना दिया गया जिनके नाम पर नीतीश 2015 में राजी नहीं हुए थे। मैं इतना कह सकता हूं बिना कोई नाम लिए कि इस मंत्रिमंडल में ऐसे कई नाम हैं जो कि 15 में इनका नाम जब आया था मंत्री बनने के लिए तो उसको नीतीश जी ने भी ऑब्जेक्ट किया था, और चूंकि मैं भी उस प्रक्रिया में शामिल था तो मैं आपको दावे से ये बता सकता हूं कि उन मंत्रियों के नाम या उन सुझावों को ड्रॉप किया गया था कि नहीं, इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
ऐसे कम से कम 3 से 4 नाम मैं नए मंत्रिमंडल में देख पा रहा हूं। अब वो किन परिस्थितियों में बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं, इसका बेहतर जवाब तो आपको मुख्यमंत्री दे सकते हैं या उनकी पार्टी दे सकती है या महागठबंधन के जो प्रवक्ता हैं वो बता सकते हैं। दागी है, कौन है नहीं है ये तो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन महागठबंधन की जो सरकार 2015 में बनी थी, आप उसके मिनिस्टर्स की सूची निकाल लीजिए और आज जो मंत्रिमंडल बना है उसकी सूची निकाल लीजिए, उसमें वो आपको फर्क 3-4 नाम दिख जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जब तक योगी हैं तब तक मोदी के विरोधियों के लिए यूपी में घुसना नामुमकिन है। यूपी में मोदी के पास आज 64 सीट है। 24 में योगी ने 75 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। गुजरात की 26 में 26, राजस्थान की 25 में 25 और मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें मोदी के पास हैं। याद कीजिए 19 में नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की 25 में 25 सीटें तब भी जीती थी जब वहां अशोक गहलोत की सरकार बन गई थी। इसी तरह कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए भी मोदी ने मध्य प्रदेश में स्वीप किया। अभी तो वहां शिवराज सिंह चौहान हैं, जिनके होते हुए मोदी विरोधियों का चांस 0 होगा। 24 में विरोधियों ने मोदी को घेरने के लिए गुजरात को प्रयोगशाला बनाया है। गुजरात में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। वहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की मजलिस सब एक्टिव है। असदुद्दीन ओवैसी गुजरात चुनाव को बिल्किस बानो के ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं ताकि उनके लिए मुसलमान वोट कंसोलिडेट हो सके। एक महिला का जिसका रेप किया गया था, जिसकी बेटी को 3.5 साल की बच्ची का रेप कर दिया, मर्डर कर दिया गया, उसके परिवार के 4 और महिलाओं का रेप करके मर्डर हुआ, उसको छोड़, उन लोगों को, आरोपियों को छोड़ देते हैं आप, और उनको फूल बरसाया जा रहा है, और उसमें जो शख्स उनके साथ फूल उनको पिना रहा है, उसमें तो एक कन्विक्टेड प्रिजनर है ख्वाजा अजमेरी के बम ब्लास्ट का, जो बाहर है अभी। तो गुजरात का चुनाव जीतने के लिए भाजपा की सरकार ने पूरे देश के उन मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया जिनका रेप हुआ है। कांग्रेस ओवैसी के ट्रैप में फंस रही है, वो भी बिल्किस बानो के बहाने मोदी को घेरने में लगी है। क्या हम किसी बलात्कार की शिकार को उसका मजहब देखकर निर्णय लेंगे कि इसके साथ न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या क्या हम बलात्कारियों का धर्म देखकर सोचेंगे कि इनको जेल होनी चाहिए या इनको बाहर होना चाहिए? ये किस स्थिति में हम हिंदुस्तान को लेकर जा रहे हैं? केजरीवाल बिल्किस बानो पर नहीं बोल रहे क्योंकि 10% मुसलमान वोट के लिए 90% हिंदू वोट को नहीं खोना चाहते। गुजरात के पॉलिटिकल कैनवास से बड़े कैनवास की ओर चलते हैं। देखते हैं कि 24 से पहले देश में क्या क्या हो जाएगा। 24 से पहले रामलला अयोध्या मंदिर के गर्भगृह में विराज जाएंगे। 24 से पहले काशी और मथुरा में भी कुछ हो सकता है। 24 से पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो जाएंगे, जहां के सर्वे बीजेपी सरकार बनने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इंडिया टीवी और मेट्राइज ने 11 राज्यों की 100 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों में सर्वे कराया तो पता चला पॉपुलैरिटी चार्ट पर मोदी का स्कोर 50% से ऊपर चल रहा है और प्रधानमंत्री के परफॉर्मेंस पर जनता का सेटिस्फैक्शन लेवल 65% से ऊपर है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों के चार्ट में मोदी वर्ल्ड लीडर नंबर 1 चल रहे हैं। मोदी की इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग 74% है। 50% पॉपुलैरिटी, 65% परफॉर्मेंस और 74% अप्रूवल रेटिंग मोदी के अलावा किसी और नेता की नहीं है। भारत को छोड़िए, दुनिया भर में मोदी की टक्कर का नेता नहीं है। मोदी इसी बेस पर 24 की बुलंद इमारत खड़ी करेंगे। मोदी ने दक्षिण में दुर्ग का सेनापति फिर से बीएस येदियुरप्पा को बनाया है। येदियुरप्पा ने चार्ज संभाल लिया है। इस बार येदियुरप्पा के पास बड़ा चार्ज है। वो कर्नाटक तो देखेंगे ही, साथ ही तेलंगाना और तमिलनाडु को भी देखेंगे। इसी हफ्ते बीजेपी संसदीय बोर्ड को फिर से गठित किया गया तो दक्षिणी राज्यों से 3 नाम शामिल किए गए। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम येदियुरप्पा का है। बीएल संतोष संगठन महामंत्री के नाते संसदीय बोर्ड में है और तीसरा नाम तेलंगाना के के लक्ष्मण का। येदियुरप्पा 79 साल के हैं। जुलाई 2021 में खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाया गया। साल भर बाद ही उनको बड़ी जिम्मेदारी देकर वापस लाया गया।
दक्षिण में बीजेपी का एक्सपेंशन प्लान चल रहा है। उत्तर और पश्चिम में बीजेपी लगभग सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गई है, लेकिन दक्षिण के 5 राज्यों में बीजेपी को काफी संभावनाएं दिख रही है। कर्नाटक में बीजेपी को अपना किला बचाना है और तमिलनाडु और तेलंगाना में अपना बेस बढ़ाना है। लेकिन कर्नाटक में हुई कुछ कम्युनल घटनाओं की वजह से बीजेपी के कैडर्स में जबरदस्त नाराजगी है। इसे कॉम्पनसेट करने के लिए सीनियर लीडर और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को पार्टी ने सबसे बड़ी डिसीजन टेकिंग बॉडी यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया है। दक्षिण से पार्लियामेंट्री बोर्ड में 3 मेंबर बनाए गए हैं, जबकि केंद्रीय चुनाव समिति में 4 लोगों को दक्षिण से तरजीह दी गई है। ये अपने आप में बताता है कि दक्षिण को लेकर बीजेपी कितनी संजीदा है। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य बनने के बाद येदियुरप्पा ने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। कर्नाटक के सीएम वासवराज बोम्मई भी उनके साथ रहे, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि कमान येदियुरप्पा के हाथ में है। I have already expressed it many times that my aim is to bring the party back to power in Karnataka state. बूढ़े येदियुरप्पा को दोबारा कमान देने की वजह सिंपल है। कर्नाटक में इस साल बीजेपी के हिंदू कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़े हैं, जिससे पार्टी काडर में नाराजगी है। संघ से जुड़े संगठन भी सीएम से नाराज है। शिवमोगा में सावरकर वर्सेस टीपू सुल्तान विवाद और एक हिंदू युवक के साथ चाकूबाजी का भी इफेक्ट तगड़ा है। दूसरी वजह कांग्रेस। कर्नाटक में कांग्रेस जबरदस्त एग्रेसिव है। पहले सिद्धारमैया की बर्थडे पार्टी पर लाखों लोगों का जमघट और फिर बेंगलुरु में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार का फ्रीडम मार्च। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में अंदर अंदर चाहे जितना कोल्ड वॉर हो, बाहर वो एकजुटता दिखा रहे हैं, जिससे बीजेपी के सामने चैलेंज खड़ा हो रहा है। कर्नाटक में तकरीबन 3 महीने पहले बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया था। इस सर्वे के मुताबिक साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 104 सीटें मिलती दिख रही थी, जबकि कांग्रेस को 70। लेकिन उस वक्त कर्नाटक कम्युनल वेव की चपेट में नहीं था और न ही येदियुरप्पा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब जब येदियुरप्पा पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर बना दिए गए हैं तो लाजमी है कि लिंगायत वोटों का ध्रुवीकरण होगा। लेकिन कांग्रेस ने बैक टू बैक 2 बड़े पब्लिक प्रोग्राम कर ये दिखा दिया है कि इस बार वो बीजेपी को सीधी टक्कर देने के मूड में है। अगर बीजेपी के साथ साल 2023 के चुनाव में कुछ ऊंच नीच होती है तो इसका असर साल 2024 के चुनाव में पड़ना तय है। 2024 में मोदी प्लान में दक्कन विजय जरूरी है और तेलंगाना दक्कन का द्वार है। जब से तेलंगाना बना है, ओवैसी की पतंग और केसीआर की कार बिना ब्रेक के दौड़ रही है। इस बार मोदी केसीआर की रफ्तार पर भी ब्रेक लगाएंगे। दक्षिण में मोदी लॉन्ग टर्म प्लान पर काम कर रहे हैं। प्लान ये है कि बीजेपी को पैन इंडिया पार्टी बनाना है। जिस तरह आजादी के बाद से कांग्रेस देश के हर राज्य में प्रेजेंट है, उसी तरह मोदी हर राज्य में बीजेपी को पॉलिटिकल फोर्स बनाने में लगे हैं। उत्तर और पश्चिम में मोदी बीजेपी को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। अब मोदी ने दक्षिण की तरफ कदम बढ़ाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।